दोस्तों, वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए मैं राजेश त्यागी और सामयिकी के इस अंक में आपका बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं केरल पुलिस कानून में संशोधन और मीडिया की स्वतंत्रता पर, मीडिया की आज़ादी पर। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि केरल सरकार ने, केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की वाम लोकतांत्रिक मोर्चे की सरकार है जिसकी अगुवाई सीपीएम करती है, स्टालिनवादी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। और ये स्टालिनवादियों का मोर्चा है जिसमें स्टालिनवादी वाम की दो बड़ी पार्टियां सीपीआई और सीपीएम शामिल हैं और उनके साथ छोटी छोटी पार्टियां और शामिल हैं। तो इस सरकार ने, जो अपने आप को वाम लोकतांत्रिक सरकार कहती है, इसने अभी वहाँ जो केरल पुलिस एक्ट है, केरल पुलिस अधिनियम है, उस एक्ट में, उस अधिनियम में एक संशोधन किया है, एक संशोधन पारित किया है। और ये संशोधन इसने वहाँ विधानसभा के अंदर संशोधन नहीं लाया बल्कि अध्यादेश जारी किया सरकार ने, जिसमें केरल पुलिस एक्ट की, केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118 को अमेंड करते हुए इन्होंने 118A धारा जो है, सेक्शन जो है, इस एक्ट में जोड़ दिया। और इस 118A में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कोई भी ऐसी टिप्पणी करने पर सोशल मीडिया पर, टीवी पर, अखबार में, कहीं भी, किसी भी मंच पर जिससे किसी का अपमान होता है, इनका कहना है, जो इन्होंने उसके अंदर लिखा है, इन्होंने लिखा है कि किसी को डराने, अपमानित करने या बदनाम करने के लिए कोई भी अपमानजनक सामग्री किसी भी सूचना माध्यम पर प्रकाशित करना, उत्पन्न करना या प्रसारित करना, उसके लिए ये धारा जो है 118A, इसमें प्रावधान किया गया है कि इसमें 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, 3 साल तक की जेल हो सकती है और 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। तो ये बहुत ही दमनकारी कदम सरकार का है, जिसे सरकार विधानसभा में नहीं ला सकी, विधानसभा से मुंह चुराती रही और इसे अध्यादेश के रूप में लाई। जैसे अध्यादेश तब लाया जाता है दोस्तों, जब किसी कानून को लाने के लिए, किसी प्रावधान को लाने के लिए कोई इमरजेंसी होती है, कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति होती है जिसमें विधानसभा के सत्र तक रोका नहीं जा सकता। और आप जानते हैं कि जो शीतकालीन सत्र है वो विधानसभा का सिर पर है। उसके बावजूद ये अध्यादेश सरकार जो है लेकर के आई, जिसमें धारा 118A जोड़ा, जिसके माध्यम से बोलने की आज़ादी पर इस तरह से हमला किया गया कि आप किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ, अफसर के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ अगर कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी लिखते हैं, आप भ्रष्टाचार की कोई शिकायत छापते हैं अपने अखबार में, आप मीडिया पर बोलते हैं, आप मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, आप कहीं भी बोलते हैं, तो आपको तुरंत जो है पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया, पुलिस जो है इसमें गिरफ्तार कर सकती है और गिरफ्तार करके आपको अंदर डाल सकती है। उसमें 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, 10,000 रुपये का जुर्माना। तो ये इतना बड़ा डेटरेंट बना दिया, एक तरह से लोगों की जुबान के ऊपर ताला डालने का जो है ये षड्यंत्र पिनराई विजयन की सरकार ने किया, सीपीएम की सरकार ने किया, जो अपने आप में एक स्टालिनवादी पार्टी है और स्टालिनवादियों की सरकार है। और आप जानते हैं कि ये जो स्टालिनवादी हैं, ये इस दमन के लिए, इस तरह के दमन के लिए, जनता पर दमन के लिए हाथ में तो लाल झंडा उठाए रखते हैं। ये बात ये मार्क्सवाद की करते हैं, बात जनवाद की करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी सत्ता इनके हाथ में आती है वहाँ वहाँ ये दमन का सहारा लेते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि अभी कोविड के दिनों में केरल सरकार, 2 बातें मैं केरल सरकार के बारे में बता दूं आपको, पिनराई विजयन की सरकार के बारे में, कि अपनी पीठ ठोक रही थी कि हमने जो है कोरोना को केरल में घुसने नहीं दिया। लेकिन आपने देखा किस तरह से केरल ने जो है छलांगे लगाई और केरल किसी भी मायने में दूसरे राज्यों से पीछे नहीं रहा कोरोना के मामले में। दूसरा, इस कोरोना के चलते केरल सरकार ने जो बड़ा कदम उठाया वो ये उठाया कि 3 महीने की जो सैलरी थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, ये पहली सरकार थी देश में जिसने
अपने एम्प्लॉयज़ की, अपने कर्मचारियों की 3 महीने की सैलरी जो है उसे जब्त कर लिया। और उसके लिए भी अध्यादेश पारित किया, जो बाद में हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। आप जानते हैं हाईकोर्ट की तरफ से वो स्टे हो गया। उसके बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा। इस मामले में भी सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रतिरोध आया। जैसी सरकारी अध्यादेश लेकर आई और इसका नोटिफिकेशन किया सरकार ने, इसका चुपचाप इन्होंने अध्यादेश तैयार किया, पारित किया, उसे पब्लिक डिबेट के लिए नहीं रखा, उसे तैयार करके पारित करके और चुपचाप रातों रात उसका नोटिफिकेशन कर दिया। उसके खिलाफ जबरदस्त प्रतिरोध आया, सोशल मीडिया पर खास तौर से जबरदस्त प्रतिरोध आया। और ये प्रतिरोध जो है ये दक्षिणपंथियों की तरफ से नहीं आया, ये वामपंथियों की तरफ से आया। वो तमाम युवा कार्यकर्ता, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें बेवकूफ़ बनाती रही है सरकार जो है, ये अपने आप को कम्युनिस्ट कहकर, अपने आप को वामपंथी सरकार बताकर, ये प्रतिरोध उनकी तरफ से आया। और ये बड़ा संगठित प्रतिरोध आया। सीपीएम के समर्थकों की तरफ से, खासतौर से युवाओं की तरफ से जो है बहुत ज़बरदस्त प्रतिरोध आया कि भाई ये आपने क्या किया, आपने जो है बोलने की आज़ादी का, स्वतंत्रता का इस चोर दरवाजे से जो है गला घोट दिया। तो उसके खिलाफ ज़बरदस्त प्रतिरोध आया। उसके बाद पिनराई विजयन ने कहा कि हम जो है इस पर रोक लगा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ भी आप बदमाशी देखिए, यहाँ भी उन्होंने क्या किया कि इसको, अध्यादेश को इस तमाम दबाव के बावजूद निरस्त नहीं किया, खारिज नहीं किया इसको। उन्होंने कहा हम इस पर रोक लगा रहे हैं। तो अध्यादेश रहा, उसका नोटिफिकेशन रहा, उसकी अधिसूचना रही, लेकिन उस पर जो है उसे पेंडिंग कर दिया, उस पर रोक लगा दी। तो इस अध्यादेश के चलते केरल में एक तरह से ये जो बोलने लिखने की स्वतंत्रता थी, इस पर एक ही बार में इस स्वतंत्रता का गला काट दिया गया। पूरी तरह से बोलने की स्वतंत्रता को, प्रेस की स्वतंत्रता को, मीडिया की स्वतंत्रता को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। और ये पार्टियां हैं जो देश भर में ये गुणगान करती फिरती हैं, बोलने की आज़ादी की मांग करती फिरती हैं, ये स्टालिनवादी पार्टियां। और जहां जहां भी सत्ता इनके हाथ में आती है वहां ये किस तरह से करते हैं। अभी मैंने केरल का आपको बताया कि किस तरह से इन्होंने वहां जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, गरीब कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी जब्त कर ली ज़बरदस्ती, जिस पर हाईकोर्ट ने जो है फिर रोक लगाई, केरल हाईकोर्ट ने। पश्चिम बंगाल में जहां इन लोगों के हाथ में सत्ता थी, वाम मोर्चे के हाथ में सत्ता थी, सीपीएम वहां भी नेता थी इस मोर्चे की। तो ये जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा था बंगाल में, ये पहला, आपको बता दें कि पहली सरकार थी देश भर में जिसने आईटी क्षेत्र में हड़तालों के ऊपर पूरी तरह ब्लैंकेट बैन लगा दिया था। इससे पहले कहीं भी हड़तालों के ऊपर ब्लैंकेट बैन नहीं था देश भर में। पहली सरकार मजदूर हड़तालों के ऊपर ब्लैंकेट बैन लगाने वाली आईटी सेक्टर में स्टालिनवादी मोर्चे की सरकार थी, स्टालिनवादी वाम मोर्चे की सरकार थी। ये किया। इसके साथ ही आपने देखा किस तरह से सिंगूर और नंदीग्राम में, सिंगूर में आप जानते हैं कि एक जो विदेशी कंपनी थी, बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, तो उसके लिए ज़मीन एक्वायर करने के लिए, टाटा का कारखाना लगाने के लिए इन्होंने जो है वहाँ किसानों की ज़मीनें एक्वायर की, जबरन एक्वायर की। और उसके खिलाफ जब किसान वो ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हुए तो इन्होंने किसानों के ऊपर लाठी और गोली चला दी, जिसमें बहुत सारे किसान, दर्जनों किसान हताहत हुए। और जिस भी तरह का बर्बर दमन जो इसके वश में था और जो ये सरकार कर सकती थी सीपीएम के नेतृत्व वाली, वो इन्होंने किया। और इस बर्बर दमन का नतीजा था कि वहाँ जो घोर दक्षिणपंथी भाजपा है उसे आधार मिला, उसकी सीट वहाँ बढ़ी, उसका वोट प्रतिशत बढ़ा और तृणमूल कांग्रेस वहाँ सत्ता में आ गई। तो वहाँ लेफ्ट का सफाया हो गया। जो मजदूर और किसान हैं उनके बीच में लाल झंडे के खिलाफ जो है एक नफरत फैल गई। तो ये जो झूठे वामी हैं जो कंधे पर लाल झंडा उठाए हुए हैं, इनकी कार्रवाइयों ने केरल से लेकर बंगाल तक इस तरह का एक माहौल बनाया जिसमें मेहनतकश जनता बजाय लाल झंडे के समर्थन में जुटने के उसके खिलाफ जुट गई और दक्षिण की तरफ हटती चली गई। केरल में ये जो हाल का कानून ये लेकर के आए हैं, आपको बता दें कि ये
जो केंद्रीय पुलिस एक्ट है, सेंट्रल पुलिस एक्ट है, 1861 का एक्ट है वो, जिसे अंग्रेज़ों ने बनाया था। उस एक्ट के तहत ये सभी स्टेट्स ने, सभी राज्यों ने अपने अपने कानून बनाए हुए हैं, अपने अपने अधिनियम बनाए हुए हैं। तो केरल में भी इस तरह का एक संशोधित अधिनियम जो है वो 2011 में बना था। उससे पहले का जो एक्ट था उसे एक तरफ करते हुए 2011 में वहाँ नया पुलिस कानून बना था केरल में, और उस पुलिस कानून में अब ये संशोधन किया गया। ये जो पुलिस कानून हैं, इनके अंदर जो राज्य सरकार संशोधन करती हैं, उनको राष्ट्रपति की अनुमति के लिए और केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति के लिए भेजना भी जरूरी नहीं है। इनको राज्य सरकार जो हैं वो अपने तौर पर इसे लागू कर सकती हैं राज्यपाल की अनुमति से। तो राज्यपाल ने वहाँ अनुमति दे दी इसके लिए तुरंत, और जबकि आप जानते हैं कि राज्यपाल जो है वो भाजपा का वहाँ अपॉइंटी है, भाजपा का नियुक्त किया हुआ है। तो एक तरह से ये भाजपा और सीपीएम के बीच में ये मिलीभगत थी, वाम मोर्चे के और केंद्र सरकार के बीच में एक मिलीभगत थी, जिसके चलते राज्यपाल ने भी बिना किसी पब्लिक नोटिफिकेशन के, बिना किसी पब्लिक डिबेट के एक ऐसे काले कानून को जो है मान्यता दे दी। इससे पहले आपको बता दें कि 2017 में पंजाब विधानसभा ने एक इस तरह का बिल पास किया था, उसे कानून बनाया था, जिसमें ग्रंथ साहब की, गुरु ग्रंथ साहब के अपमान के लिए जो है वहाँ जो है उसमें सज़ा रखी गई थी, जिसमें मृत्यु दंड का प्रावधान था, डेथ पनिशमेंट था। उसे 2017 में केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया था, वापस कर दिया था कि ये जो कानून है ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। दरअसल सरकार जो है वो इस बात से घबरा गई थी कि इस कानून का जो दुरुपयोग होगा उससे ज़बरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन, ज़बरदस्त अंतर्विरोध पनप सकते हैं। तो 2017 में इसी तरह के एक कानून को जो है केंद्र सरकार ने वापस किया था। अब ये कानून बनाया गया है, और अब जब इस कानून के खिलाफ केरल में इतना बड़ा विरोध आया, नोटिफाई कर दिया गया, इसे अधिसूचित भी कर दिया गया, इसे लागू कर दिया गया, तो झेंपते हुए और एड़ियां रगड़ते हुए केरल सरकार के मुख्यमंत्री, सीपीएम के नेता पिनराई विजयन ने कहा कि देखिए कितनी मज़ेदार बात कही पिनराई विजयन ने। उसने कहा कि बड़े मीडिया घरानों के हेड्स ने इस कानून का विरोध किया है, इसलिए इसे वापस लिया जा रहा है। उन्होंने जो बयान जारी किया, ये मैं उसका हिस्सा पढ़ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि बड़े मीडिया घरानों के हेड्स ने इसका विरोध किया है, इसलिए इसे वापस लिया जा रहा है। तो ये बड़ी मज़ेदार बात है। इसलिए वापस लिया जा रहा है इस कानून को, इसलिए रोका गया कानून को, वापस नहीं लिया गया। यहाँ भी वो गलत कह रहे हैं, वापस नहीं लिया गया कानून को, कानून के सिर्फ ऑपरेशन को, उसके एग्जीक्यूशन को रोक दिया गया, इसलिए कि बड़े मीडिया घराने जो हैं उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने क्यों विरोध किया? उन्होंने इसलिए विरोध किया कि उनके ऊपर जो है रोज मुकदमे कायम हो सकते थे। ये ऐसा कानून है दोस्तों, अगर आप इसकी भाषा को पढ़ेंगे, मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। ये कहता है कि किसी को डराने, अपमानित करने या बदनाम करने के लिए, इसमें सब कुछ आ जाएगा। अगर आप ये कहते हैं कि भाई ये फलाना अधिकारी जो है ये रिश्वत लेता है, तो आपको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब आप बाद में साबित करते रहना कि आपने सच कहा था या गलत कहा था। किसी को डराने, अपमानित करने या बदनाम करने के लिए कोई भी अपमानजनक सामग्री, मतलब आप पैम्फलेट छापते हैं, पर्चा छापते हैं, आप जो है फेसबुक पर बोलते हैं, आप कहीं भी कुछ भी कहते हैं, कोई भी अपमानजनक सामग्री किसी भी सूचना माध्यम पर प्रकाशित करने, उत्पन्न करने या प्रसारित करने के लिए ये प्रावधान है। तो हर तरह का एक्सप्रेशन इसमें जो है कवर्ड था। आप कहीं भी बोलें, आप मुंह से भी बोलें, वो भी इसमें कवर्ड है, वो भी इसमें शामिल है। तो एक ऐसा कानून, एक ऐसा घृणित कानून बनाया गया है जिसमें लोगों की बोलने, बात करने की आज़ादी को पूरी तरह से उसको जूतों के नीचे कुचलने की तैयारी की गई, पुलिस बूटों के नीचे। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो अमेंडमेंट है ये आईपीसी में नहीं लाई गई, ये पुलिस एक्ट में लाई गई, जिसकी पूरी की पूरी जो लगाम है वो लोकल पुलिस के हाथ में होती है। इसे लागू करने के लिए जो जिम्मेदारी है और जो इसका हक है, इसे लागू करने का अधिकार है, वो
सारा लोकल एसएचओ के पास होता है। तो ये जो एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम है, इसे कुचलते हुए पूरी तरह से इसे पुलिसिया बूटों के नीचे दे दिया गया, पुलिसिया डंडे के नीचे कर दिया गया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को। और ये वो पार्टी है जो पूरे देश में जो है डोंडी पीटती फिरती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, बोलने की स्वतंत्रता की। स्टालिनवादियों का काला इतिहास रहा है। केरल और बंगाल के बारे में मैंने आपको बताया, जहां ये सत्ता में थे और ये कांग्रेस सरकार के साथ केंद्र में लंबे समय से चिपके रहे। जिस समय कांग्रेस सरकार पूरे देश में मजदूरों पर, किसानों पर, माइनॉरिटी पर जुल्म करती रही, पूरे देश में आंदोलनों को कुचलती रही, उस समय भी उसके साथ थे। और दुनिया भर में इनका जो है बहुत ही काला इतिहास है। और ये जो दमन चक्र है, और मैं आपको एक और मजे की बात बता दूं इसमें कि ये जो दमन चक्र ये चला रहे हैं, ये दमन चक्र आपने देखा होगा बंगाल में या केरल में किसी भी कॉरपोरेट के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हुई। किसी भी बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ, किसी इन्वेस्टर के खिलाफ, किसी निवेशक के खिलाफ, किसी बड़े कॉरपोरेशन के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई, उनका कभी दमन नहीं हुआ। ये दमन किसका हुआ? सिंगूर नंदीग्राम में गरीब से गरीब किसानों का, जिनके पास 2-2 बीघे जमीन थी, उनके ऊपर गोलियां चलाई। यहां दमन किसका कर रहे हैं? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसकी अपहृत कर रहे हैं? आम आदमी की, आपकी, हमारी। तो जहां जहां भी इनकी सरकारें रहीं, स्टालिनवादियों की सरकारें रहीं, वहां एक मामले में भी कहीं कॉरपोरेट के ऊपर दमन नहीं हुआ, मजदूरों की तरफ से किसी कॉरपोरेट का दमन नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि किसी हड़ताल में ये सरकारें जो हैं इनकी, ये मजदूरों के साथ खड़ी हुई हों और कॉरपोरेट के खिलाफ खड़ी हुई, कभी नहीं हुआ। एक भी इंस्टांस ऐसा नहीं है, एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जहां इतने लंबे समय 32 साल इन्होंने पश्चिम बंगाल पर राज किया, केरल में बदल बदल कर ये सत्ता में आते गए, तो इन्होंने जो है पूरी तरह से इसका जो है सर्वनाश किया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ये बोलने की स्वतंत्रता के कड़े विरोधी हैं। बोलने की स्वतंत्रता का अर्थ है मजदूरों, किसानों, मेहनतकशों के लिए बोलने की स्वतंत्रता। तो जो अभी जो साहिल पूछ रहे हैं कि मजदूर वर्ग की डिक्टेटरशिप में बोलने की स्वतंत्रता रहेगी या नहीं, तो निश्चित रूप से जैसे पूंजीपतियों की डिक्टेटरशिप में पूंजीपतियों के लिए बोलने की स्वतंत्रता सुनिश्चित है और मजदूरों, मेहनतकशों के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं है, उसी तरह मजदूरों की डिक्टेटरशिप में मजदूरों, मेहनतकशों के लिए स्वतंत्रता हमेशा मौजूद रहेगी और पूंजीपतियों के लिए हम इसका अपहरण कर लेंगे, उन्हें कोई बोलने की स्वतंत्रता नहीं होगी। तो ये क्लास एंगल है इसका, ये इसका वर्गीय कोण है सत्ता का। लेकिन यहाँ जो केरल में हुआ है, केरल में ये जो कानून लाया गया है, ये किन्हीं कॉरपोरेट्स की बोलने की स्वतंत्रता पर का अपहरण नहीं किया गया, बल्कि पुलिस एक्ट के अंदर ये एक ऐसा कानून लाया गया जो आपकी, हमारी, आम आदमी की, सारे सोशल मीडिया की तमाम तरह की जो एक्सप्रेशन है उसको गैग करता है, उसको नष्ट करता है। और इस समय जो बोलने की स्वतंत्रता की, बोलने की आज़ादी की ज़रूरत है, वो कॉरपोरेट्स को नहीं है, वो आम आदमी को, आपको, हमें है। क्यों? इसलिए कि उनके हाथ में तो सत्ता है। तो सत्ता का जो विरोध है, विपक्ष जो है, हम हैं, प्रतिपक्ष हम हैं, तो बोलने की आज़ादी तो हमें चाहिए, पूंजीपतियों को नहीं चाहिए इस समय बोलने की आज़ादी। उसकी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बोलने की आज़ादी की, वो मजदूरों, मेहनतकशों को है। इसलिए बोलने की आज़ादी पर आज जो भी हमला होता है वो जनवाद पर हमला है और उसका हमें डटकर सबको जो है जबरदस्त तरीके से हमें उसका विरोध करना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इसे समझना पड़ेगा कि ये जो गैग करना है, बोलने की आज़ादी पर हमला है, मानव अधिकारों पर हमला है, लोगों के नागरिक अधिकारों पर हमला है, इसका बचाव, इसकी डिफेंस क्यों जरूरी है और ये किस तरफ से आ रहा है। तो ये भाजपा और सीपीएम ने मिलकर किया। और भाजपा का तो अपना काला इतिहास है, वो तो एक फासिस्ट पार्टी है, लेकिन साथ में स्टालिनवादियों का भी काला इतिहास है। इनके जो गुरु हैं स्टालिनवादियों के, स्टालिन और माओ, उन्होंने अपने शासनकाल में भी यही किया। स्टालिन ने सोवियत संघ में, माओ त्से-तुंग ने चीन में क्रांतिकारी विपक्ष का दमन किया, वाम विपक्ष का दमन किया, और उन्होंने प्रतिक्रांति को, प्रतिक्रियावाद को पूरी तरह शह दी। सोवियत संघ में भी, चीन में भी उन्होंने वाम विपक्ष का दमन करके, मजदूर विपक्ष का दमन करके
वहां मजदूर वर्ग के अधिनायकत्व को बनने से, संगठित होने से रोक दिया और सत्ता को ब्यूरोक्रेसी के हाथ में सुनिश्चित कर दिया। मजदूर वर्ग को एक घिनौनी ब्यूरोक्रेसी से उन्होंने प्रतिस्थापित कर दिया। तो जहां जहां भी, रूस और चीन नहीं, जहां जहां भी इनकी सत्ता रही, पूर्वी यूरोप में, कोरिया में और तमाम जगहों पर, वहां वहां ये सत्ताएं जो हैं, साहिल ने अभी ग्रेट पर्ज की बात की, बिल्कुल सही है। ग्रेट पर्ज में यही हुआ कि ग्रेट पर्ज में जो तमाम बोल्शेविक नेता थे उन सबको उड़ा दिया गया, पूरी सेंट्रल कमेटी को गोली मार दी गई, जो लेनिन की सेंट्रल कमेटी थी उसमें किसी को भी नहीं छोड़ा गया। लाल सेना का पूरा जो उनका हाई कमांड थी उसको ख़त्म कर दिया गया, लाखों लड़ाकों को मार दिया गया। तो जो हमला था स्टालिन का, स्टालिन के वक्त में ये जो दमन था, ये सारा का सारा दमन, ये पूरा का पूरा हमला, ये क्रांति के खिलाफ था, क्रांतिकारियों के खिलाफ था। और इसी तरह माओ त्से-तुंग के चीन में जो लेफ्ट अपोजिशन था चेन त्यूशू के नेतृत्व में, और उसके बाद उस सारे को पूरी तरह से कुचल दिया गया, उसका सफाया कर दिया गया और सत्ता को ब्यूरोक्रेसी के हाथ पे सुरक्षित कर दिया गया। मजदूर वर्ग को सत्ता में आने से रोक दिया गया। तो ये पूरा, और यही नहीं, एक इसका पूरा एक काला इतिहास है। इन्होंने, आप जानते हैं कि पोल पोट और चाउशेस्कू जैसे जो दमनकारी शासक हैं उनको पैदा किया, जिससे दुनिया भर के मजदूर वर्ग में लाल झंडे के प्रति, सोवियत राज्य के प्रति एक घृणा फैल गई। उसे कलंकित किया इन्होंने लाल झंडे को, और आज भी कर रहे हैं। केरल के अंदर ये जो कानून लाए हैं, इससे चारों तरफ हाहाकार मच गया है। इस संशोधन से, ये जो इन्होंने केरल में पुलिस कानून का संशोधन किया है, इससे हाहाकार मच गया है। बजाय कानूनों का जनवादीकरण करने के, बजाय उनके जो काले हिस्से हैं उनको ख़त्म कर देने के, बजाय इन दमनकारी कानूनों को उठाकर फेंक देने के, बजाय ये कहने के कि हमें पुलिस एक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, पुलिस को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। केरल सरकार जो सबसे बड़ा काम कर रही है, वो लगातार वहाँ पुलिस राज को मजबूत कर रही है, जिसे वो कहते हैं कि हम बहुत बढ़िया प्रशासन चला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, तो वो पुलिस राज है। तो केरल सरकार, पिनराई विजयन की सरकार, उसने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसमें कॉरपोरेट्स जो हैं उससे नाराज हों। हर बार जो हमला है वो मजदूरों के खिलाफ, मेहनत कशों के खिलाफ खोला जा रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि यह हमला लाल झंडे के साए में किया जा रहा है, लाल झंडे की आड़ में किया जा रहा है। अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी बता रहे हैं। और इस सब से क्या हो रहा है? इस सब से ये हो रहा है कि जो सजग हिस्से हैं मजदूर वर्ग के, यूरोप में, अमेरिका में और तमाम जगह पर, वो जब इन खबरों को सुनते हैं, उनके बीच में लाल झंडे के प्रति पूरी तरह से एक डिसइल्यूजनमेंट, एक भ्रम और अलगाव की स्थिति जो है उनके बीच में बनती है। तो आज जो हमारे सामने चुनौती है, वो ये तो चुनौती है कि ये जो जनवादी अधिकार हैं, मजदूर वर्ग के जो जनवादी अधिकार हैं, उन्हें इस पुलिस राज के खिलाफ मजबूत किया जाए, पुलिस राज को कमज़ोर किया जाए, पुलिस राज को ज़्यादा से ज़्यादा उसके खिलाफ जनता के प्रतिरोध को तेज किया जाए। और ये प्रतिरोध आ भी रहा है। अभी ये केरल में जब इन्होंने कानून बनाया तो इसके खिलाफ सोशल मीडिया ने, विशेष रूप से फेसबुक ने, एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। और इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के कैडर हैं जो हमारी ये कहकर आलोचना करते हैं कि आप तो फेसबुकिया पार्टी हैं, आप तो ज़मीन पर नहीं आ रहे हैं। तो ज़मीन पर तो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया जो है वो इस समय प्रतिरोध का बड़ा मंच बना हुआ है। तो इतना ज़बरदस्त प्रतिरोध आया ये सोशल मीडिया के ऊपर कि पिनराई विजयन को खीस निपोरते हुए, झेप उतारते हुए, उसे अपनी एड़ियाँ रगड़ते हुए पीछे हटना पड़ा सरकार। और सरकार कह रही है कि नहीं नहीं, हम इसे लागू नहीं करेंगे, इसके ऊपर जो है हम बात करेंगे, इसके ऊपर हम बहस कराएंगे। अगर आपको बहस करानी थी, अगर आपको बात करना था, तो आपने इस कानून को बनाया क्यों? ये जो अध्यादेश आप लाए क्यों? और इसको अधिसूचित क्यों किया, नोटिफाई क्यों किया? तो आपको बात नहीं करनी थी। आपको तो ये पुलिस कानून बनाना था, अपने पुलिस राज को परफेक्ट करना था, उसे पक्का बनाना था, मेहनतकश जनता को पुलिस के बुटों के नीचे डालना था। अब इस प्रतिरोध के सामने आपकी खड़े रहने की हिम्मत नहीं हुई। आपके पास वो रीढ़ की हड्डी नहीं है जो भाजपा के पास है।
तो इसलिए अब आप कह रहे हैं कि हम जो है इस कानून को लागू नहीं करेंगे, इसको हम रोक देंगे। लेकिन आप ये कानून लेकर के आए और इतना दमनकारी कानून लाए जिसमें आपने बोलने के लिए, सिर्फ बोलने के लिए 3 साल की सजा कर दी। तो ये स्टालिनवादियों की राजनीति है। साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हम स्टालिनवादियों की इस राजनीति को, ये जो कलुषित राजनीति है स्टालिनवादियों की, अगर हम इसको कम्युनिस्ट राजनीति से अलग नहीं करते, और अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा इनके कैडर को, देखिए ये कम्युनिस्ट नहीं है, ये रंगे सियार हैं, इन्होंने लाल रंग पोत रखा है अपने मुंह पर, लेकिन इनका मुंह काला है, इनका दिल और दिमाग भी काला है। ये लोग कम्युनिस्ट नहीं है, ये कम्युनिस्ट विरोधी हैं। लाल झंडा इसलिए उठाया हुआ है इन्होंने ताकि आपको धोखा दे सकें और लाल झंडे को कलंकित कर सकें। तो ये लाल झंडे के ऊपर कलंक है ये जो स्टालिनवादी हैं। आप और मैं अकेले पिनराई विजयन की सरकार की बात नहीं कर रहा, मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए जिसमें तमाम तरह की दमनकारी नीतियां, तमाम तरह के दमनकारी कानून ये लोग लागू करते रहे हैं और उसको लाल झंडे की आड़ में लागू करते रहे हैं, इसलिए बोलने वाला भी कोई नहीं है। ट्रेड यूनियनों पर इन्होंने ये कुंडली मारकर बैठे हैं, इसलिए उनको जाम कर देते हैं। मजदूरों, मेहनत कशों के हाथ पैर पीछे बांध देते हैं, प्रतिरोध भी नहीं करने देते इसके खिलाफ, क्योंकि ट्रेड यूनियन है इनके हाथ में, प्रतिरोध कौन करेगा। तो इस तरह से मजदूर वर्ग के प्रतिरोध को, उसके विरोध को जाम करके ये सबसे घृणित कार्रवाई कर रहे हैं। और ये वास्तव में अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसी दमनात्मक कार्रवाइयां कर रहे हैं जैसी दमनात्मक कार्रवाइयां करने की भाजपा सरकारों की भी हिम्मत नहीं हो रही। किसी भाजपा सरकार ने अपने पुलिस एक्ट को अमेंड करते हुए अभी तक ये नहीं कर पाई, कोई भी भाजपा सरकार, कि उसके अंदर बोलने की आज़ादी को पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन लगा दे और 3 साल की सजा कर दे। ये क्यों कर पा रहे हैं? ये इसलिए कर पा रहे हैं, इन्हें भरोसा है कि भी हमने ये जो लाल झंडा कंधे पर रखा हुआ है, इससे हम युवाओं और मजदूरों को धोखा दे सकते हैं और हमारे खिलाफ प्रतिरोध नहीं आएगा। इसलिए भारत में पूंजीपतियों की सत्ता को बचाने के लिए, उस सत्ता के खिलाफ जनता के प्रतिरोध को ठंडा करने के लिए, उसका गला घोटने के लिए, उसका दम घोटने के लिए ये लोग जो हैं ये लाल झंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं और बूर्जुआजी इन लाल सियारों का इस्तेमाल कर रही कि इनके शासन वाले जो राज्य हैं उनके अंदर सबसे पहले शुरुआत होती है कि अगर कर्मचारियों की सैलरी जब्त होनी है तो वो केरल से शुरू करो, आईटी सेक्टर पर बैन लगना है, हड़तालों पर ब्लैंकेट बैन लगना है तो बंगाल से शुरू करो, पुलिस कानून में अमेंडमेंट होनी है, बोलने के अधिकार पे पूरी तरह से बैन लगाना है तो फिर केरल से शुरू करो। तो ये जितने भी ये कलुषित कानून हैं, जितनी भी ये घृणित कार्रवाइयां हैं, ये बंगाल और केरल से क्यों शुरू हो रही हैं? ये इसलिए हो रही हैं कि इनके हाथ में जो लाल झंडा है उससे ये धोखा दे सकते हैं। तो साथियों, एक बात का ध्यान रखें, जब हम आलोचना यहां करते हैं तो हम लाल झंडे की आलोचना नहीं करते, बल्कि इस चमकते हुए लाल झंडे को इन सियारों के हाथ से हम बचाना चाहते हैं, इनके हाथ से हम उसे छीनना चाहते हैं, ताकि उस लाल झंडे को जनवाद और समाजवाद के, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के संरक्षक के तौर पर, उसके रक्षक के तौर पर ऊंचा किया जा सके, उसकी प्रतिष्ठा को बचाया जा सके और उसे क्रांति के प्रतीक के रूप में, एक मजबूत ध्रुव के रूप में सामने उभारा जा सके। हम लाल झंडे पर हमला नहीं करते, हम वाम पर हमला नहीं करते, बल्कि वाम शिविर में घुसे हुए इन झूठे नेताओं पर, ये जो बूर्जुआजी के दलाल हैं, उन पर हम हमला करते हैं। अगर ये बूर्जुआजी के दलाल ना हो तो ये बोलने की स्वतंत्रता पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इस तरह से हमला ना करें, बल्कि जो राज्य इनके हाथ में आए हैं उनके अंदर ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एब्सोल्यूट बना दें। ये लोगों का है कि आप कुछ भी बोलो, आप करो आलोचना सरकार की। वास्तव में पिनराई विजयन की सरकार इस संकट के बीच में दूसरी बूर्जुआ सरकारों की तरह ही वो खुद भी बड़े संकट में है और पूरी तरह से वो प्रतिरोध और विरोध की हर आवाज़ को इस समय कुचल देना चाहती है। जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस की सरकारें करती रही हैं, उनसे भी 2 कदम आगे बढ़कर वो इस आवाज़ को कुचल देना चाहती है, क्योंकि उसके पास एक सुविधा ये है कि जो प्रतिरोध के मंच हैं, ट्रेड यूनियन हैं, जन संगठन हैं, तो उन पर भी उसका कब्जा है, उन पर भी वो कुंडली मारे बैठे हैं उसके दलाल जो हैं। तो इसलिए साथियों, इनके खिलाफ
स्टालिनवादियों के खिलाफ, इन झूठे वामियों के खिलाफ संघर्ष जरूरी है और जनवाद और बोलने की स्वतंत्रता के पक्ष में, मानवाधिकारों के पक्ष में, सिविल लिबर्टीज़ के पक्ष में, डेमोक्रेटिक राइट्स के पक्ष में ये जो संघर्ष है, ये हमारे संघर्ष का, समाजवाद के लिए मजदूर वर्ग के संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा है और हमें मिलकर जो है उसे आगे बढ़ाना है। तो आज की ये चर्चा, आधे घंटे की चर्चा आप लोगों के साथ बहुत अच्छी रही। दोस्तों, हमने समझा कि किस तरह से ये जो केरल के अंदर कानून है, ये किस तरह से शोरगुल के बाद इन्होंने वापस लिया है। केरल सरकार ने उसको वापस लेना पड़ा है सोशल मीडिया के दबाव में, युवाओं और कार्यकर्ताओं के दबाव में, सामाजिक कार्यकर्ताओं के दबाव में। ये शानदार बात है और ये ज़बरदस्त विक्ट्री है जनवाद की, डेमोक्रेसी की। और साथ ही हमने समझा कि किस तरह से जो स्टालिनवादी पार्टियां हैं, ये किस तरह से पूरी तरह से प्रतिक्रिया का गढ़ बन गई हैं, उसका किला बन गई हैं और उसके अंदर से इनके जो नेता हैं वो मेहनतकश जनता पर फायरिंग कर रहे हैं। तो इस फायरिंग के खिलाफ हमें जो है मोर्चा खोलना है। इन छिपे हुए दलालों को वाम शिविर के अंदर हमें एक्सपोज करना है, इनका भंडाफोड़ करना है और इनके खिलाफ जो है मोर्चा खोलते हुए हमें जनवाद और समाजवाद के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाना है। तो आज हमारे साथ रहने के लिए, वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के पर जो है ये टेलीकास्ट, इसमें हमारे साथ रहने के लिए, इस संघर्ष में साथ रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। मिलते रहेंगे, संघर्ष जारी रहेगा। लाल सलाम।